ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। आप देखना शुरू कर रहे हैं बुलेटिन मातृभूमि। ये वो शो है जो दिन भर की खबरों से आपको अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर नहीं छूटने की गारंटी भी देता है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन्हें आज हम बताने जा रहे हैं, जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। कौन सी वो खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर आपके सामने हम लेकर आएंगे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये खबर है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक ट्रेलर, अभी बाकी है पूरी पिक्चर। दिन की दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान की सबसे ताजा तरीन साजिश जिसका खुलासा हो रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर विवाद में चीन को एक पक्ष होने का बड़ा दावा कर दिया। इसके बारे में आगे विस्तार से आपको बताएंगे। दिन की तीसरी बड़ी खबर भारत के उस ब्रह्मास्त्र से जुड़ी है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान की फौज बंकर खोजने में जुट जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल किस तरह पाकिस्तान में खौफ का दूसरा नाम बन गया है, ये खुलासा भी आज मातृभूमि में हम करने जा रहे हैं। और दिन की चौथी बड़ी खबर, वास्ता इस खबर का मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह से है, जिनके एक विवादित बयान ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि देश के कई हिस्सों से अब मंत्री विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ये मांग उठ रही है, लेकिन बेशर्मी ऐसी कि अब तक ये मंत्री जो है वो कुर्सी पर बना हुआ है। तो आइए अब विस्तार से इन खबरों का रुख करते हैं। मातृभूमि में खबरों के विश्लेषण की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस ललकार की जिसकी गूंज सरहद पार पाकिस्तान तक पहुंच गई है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने कहा, जितनी देर में आम लोग नाश्ता पानी करते हैं उतनी देर में हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर उनको बर्बाद करके लौट आई। साथ ही रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए बता दिया कैसे पाकिस्तान की सरकार आतंकी मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ की मदद दे रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजरात नाम से और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह नेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह माना जा रहा है कि अब भारत POK को हासिल करने की ओर आगे बढ़ेगा। भारत की तैयारियों से पाकिस्तान डरा हुआ है, इसीलिए पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत के दावे के बीच कश्मीर विवाद में पाकिस्तान ने चीन की एंट्री कराई है। और यह पहली बार है जब पूरे विवाद में पाकिस्तान की तरफ से चीन का नाम लेकर उसका सहारा लिया गया है। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में दरअसल पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर हैं अहमद शरीफ चौधरी, उनकी तरफ से कहा गया कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, कश्मीर त्रिपक्षीय मुद्दा है। देखिए पाकिस्तान का पैतरा देखिए आप, किस तरीके से कश्मीर को त्रिपक्षीय मुद्दा अब पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। इसीलिए कश्मीर विवाद में चीन एक पक्ष, ये कह रहा है पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि यह विवाद सिर्फ भारत
और पाकिस्तान के बीच नहीं है। इस विवाद में चीन का भी एक पक्ष है। ये मामला द्विपक्षीय ना होकर त्रिपक्षीय है। ये पाकिस्तान का पैतरा है। इसीलिए सवाल बड़ा है कि आखिर DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने ये बयान क्यों दिया। इसकी वजह अब मैं आपको समझाने जा रही हूं। दरअसल हालिया विवाद में चीन ने क्या किया, उसने खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। पिछले 5 साल में जितने हथियार खरीदे हैं 81% उसमें चीन के हथियार हैं जो पाकिस्तान ने खरीदे। चीन का ही एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में एक्टिव था, जिसकी पोल खुल गई कि वो कितना नाकाम सिस्टम है, कितना निकम्मा सिस्टम है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये जो इन्वेस्टमेंट है चीन का टोटल, ये माना जाता है कि करीब $300 मिलियन तक का निवेश है जो चीन ने यहां इस हिस्से में पाकिस्तान में किया है। अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो फिर जाहिर सी बात है इसका सीधा नुकसान चीन को उठाना होगा। और यही तो वजह है कि पाकिस्तान POK में अब चीन की दखलंदाजी को अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दे रहा है। अब आगे अगली खबर, पाकिस्तान के मुरिदके में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर के ठिकाने को तबाह किया, जिसकी कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब हम आपको तबाह हुए आतंक के अड्डे से पाकिस्तानी रिपोर्टर ही है उसी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं और इसके बाद पाकिस्तान के पास तो यकीन मानिए आप मुंह छिपाने की भी कोई जगह नहीं बचेगी। देखिए, 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था उससे यहाँ पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दीगरे आकर गिरे थे और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। इसके इर्द गिर्द भी इमारतें हैं, लेकिन इसी इमारत को पहले निशाना बनाया गया। ये 2 मंजिला था और 2 मंजिला हिस्से का आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली मंजिल थी वो मुकम्मल तौर पर बैठ गई है, उसके पिलर्स गिर गए हैं और वो छत भी आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह एक कर्व की सूरत में झुकी हुई है। इमारत बहुत ही मखदूश हो चुकी है। ये जो एडमिन ब्लॉक की है इसके करीब जाना ख़तरे से खाली नहीं है और यहाँ पर फ़िज़ा में बारूद की बू फैली हुई है। बाकायदा तौर पर आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि बारूद यहाँ पर चला है। ये बिल्डिंग आप ज़रा देखिए, ये ऊपर वाली छत मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है, काबिल इस्तेमाल ये इमारत नहीं रही। अब इस इमारत को गिरा कर ही दोबारा बनाया जा सकता है और स्ट्राइक जो है वो गालिबन इस हिस्से में और इस हिस्से में है, यानी एक ये हिस्सा है और उसके ऊपर जले हुए निशानात भी आपको दिखाई दे रहे हैं और एक इस तरफ है और अंदर देखिए जो दफ्तर का सामान है जो आमतौर पर एडमिन ब्लॉक्स में रखा जाता है, वो दफ्तरों का सारा सामान दफ्तर का वो आपको उस छत के मलबे तले दबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान के लोग ही खुद अपनी सरकार, अपनी सेना की पोल खोल रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है और साथ ही रक्षा मंत्री ने DRDO के बनाए आकाश और अन्य रडार सिस्टम्स की भी जमकर तारीफ की। हुआ बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। पाकिस्तान के एयरबेस पर तबाही की कहानी सुना रहे ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर हैं और जिस एयरबेस का जिक्र कर रहे हैं वो भोलारी एयरबेस है। ये है उसकी सैटेलाइट तस्वीरें, एक हमले से पहले की और दूसरे हमले के बाद की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ नेवी के लिए भी बेहद अहम था। ये एयरबेस पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ नेवी के लिए भी बेहद अहम था, लेकिन हिंदुस्तान की ब्रह्मोस मिसाइलों ने इसे तहस नहस कर दिया है। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। 1, 2 नहीं 4 ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तानी वायुसेना की कमर तोड़ कर रख दी। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है
है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत की इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान एक भी मिसाइल को रोक नहीं सका और उसका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम रहा। भोलारी एयरबेस पर हंगामा मच गया। 9-10 मई की दरमियानी रात को भारत की इस ऐतिहासिक कार्रवाई से पाकिस्तान सहम गया था। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। पाकिस्तानी वायुसेना का टोही विमान अवेक्स यानी AWACS एयरबेस बोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। ये आसमान में फाइटर जेट और दूसरे विमानों के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। इसीलिए पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान ने अपना ज्वेल पीस खो दिया है। इसी तबाही के बाद 10 मई की सुबह पाकिस्तान ने फोन लगाकर अमेरिका से मदद मांगी, भारत से सीज फायर की पेशकश की। भारत दुश्मन को सबक सिखा चुका था, लिहाजा उसने सीज फायर की अपील मान ली। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने घुटने टेक कर मुल्क को बर्बादी से बचा लिया और अब ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान एयरफोर्स की बर्बादी का पूरा दस्तावेज बाहर आ गया है। 6 और 7 मई को पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट गिराए गए। 9 से 10 मई को पाकिस्तान के 3 एयरक्राफ्ट गिराए गए। 6 और 7 मई को भारत से डॉग फाइट यानी आसमान में आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान के कम से कम 2 फाइटर जेट गिरे थे। इसके बाद 3 एयरक्राफ्ट 9 से 10 मई को सिंदूर पार्ट 2 में तबाह किए गए। इसके अलावा 1 मिराज फाइटर जेट, 1 एआरआई अवेक्स एयरक्राफ्ट यानी टोही विमान, जिसके बारे में पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल खुलासा कर चुके हैं, और जो 5वां विमान गिरा वो मुमकिन है कि C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो। पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर धू-धू चलता पाकिस्तानी वायुसेना का C-130 एयरक्राफ्ट का ये वीडियो है। इसी वीडियो में एक और C-130 एयरक्राफ्ट खड़ा दिख रहा है। इसके बारे में साफ नहीं है कि उसे कितना नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर भी नूर खान एयरबेस के करीब है। उसी 9 मई की रात अपनी इस बर्बादी को देखकर जिहादी जनरल आसिम मुनीर नूर खान एयरबेस के बंकर में जाकर छिप गया था। भारत के खौफ से मुनीर 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक बंकर में छिपा रहा, लेकिन तब ना तो नूर खान एयरबेस बच पाया था और ना उसके एयरक्राफ्ट। और अब बात उस खबर की करेंगे जो इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी विवाद बनी हुई है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह। विजय शाह का विवादित बयान, और इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें उन पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया था। मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला सुनवाई के लिए आएगा। विजय शाह के वकील ने कुछ दस्तावेज के लिए वक्त मांगा है। सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह के वकील ने कोर्ट से कहा, हमें कुछ दस्तावेज दायर करने हैं, कोर्ट इसकी अनुमति दे। इसीलिए मामला अब सुनवाई के लिए सोमवार को अदालत के सामने आएगा। SLP फाइल की गई है विजय शाह के द्वारा। उसमें उन्होंने चैलेंज किया था हाईकोर्ट के ऑर्डर को, जिसमें हाईकोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया था कि इनके खिलाफ में कैसे प्रोसीजरल कार्रवाई करनी है और FIR भी किन धाराओं में करनी है और कितनी करनी है, ये सब पूरा का पूरा एक डिसाइड किया हुआ था हाईकोर्ट ने सुमोटो लेके। उस ऑर्डर के खिलाफ में विजय शाह ने यहाँ पे SLP डाली थी। इसमें डॉक्टर जया ठाकुर के द्वारा कैविएट फाइल की गई थी और उसमें एक मांग की गई थी हमारे द्वारा कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज नॉट अ नॉर्मल हेट स्पीच नहीं है, ये ब्रीच ऑफ ओथ है, और जब भी ब्रीच ऑफ ओथ होती है तो उसको ट्रेटर की परिधि में माना जाता है और इसको ट्रेटर डिक्लेयर किया जाए। और जिन FIR जिस तरीके की डायरेक्शन हाईकोर्ट ने दी थी उस डायरेक्शन के हिसाब से FIR भी अभी नहीं हुई है, उसको भी करवाने के लिए हम लोग सीख कर रहे हैं कि FIR एज पर द हाईकोर्ट डायरेक्शन के हिसाब से हो और इनकी जगह जहाँ पे है वहाँ पहुँचाने का काम किया जाए। ये हम लोगों की मांग थी, जिसमें विजय शाह के द्वारा आज टाइम लिया गया है कि उनको एक और ऑर्डर हुआ है उसको भी चैलेंज करना है। तो जो अगला मैटर है वो मंडे के लिए सुनवाई होगी। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजभवन के बाहर कांग्रेस विधायक मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, सभी को धरना स्थल से हटा दिया और हिरासत में लिया गया।
कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले विजय शाह पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी कार्रवाई की मांग को लेकर के लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद यहाँ पर बैठे हैं, उनके साथ सैकड़ों यहाँ पर लोग पहुँचे हैं काले कपड़े पहन के विरोध स्वरूप। महिलाओं की बड़ी संख्या है जिसमें, और काले कपड़े ये विरोध स्वरूप पहने गए हैं और विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हम आरिफ मसूद से बात करने की कोशिश करेंगे। मसूद साहब, इस्तीफा तो नहीं हो रहा है अभी तक। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा लगता है कि इस्तीफा भी नहीं होगा और ये बर्खास्त भी नहीं करेंगे। तो जिस तरह न्यायालय ने सो मोटो लेकर एफआईआर कराई है, मुझे लगता है न्यायाधीश को ही देश को देखना पड़ेगा और सर्वोच्च न्यायालय इनको बर्खास्त करेगा। यानी आपको उम्मीद नहीं लग रही है? इन बेशर्मों से क्या कहा जा सकता है, जो सेना के बारे में अनर्गल करके 3 दिन तक उसका बचाव कर रहे हैं और उसके बाद फिर आज एक मुख्यमंत्री फिर सेना के लिए कुछ शब्द कह देते हूँ, तो अब तो इनको सेना का भी लिहाज नहीं रहा। हम तो पहले से कहते रहे कि इन्हें देश से और सेना से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में ये शामिल नहीं थे। ये जो दूसरा बयान आया, ये कह रहे हैं कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जबकि सुनाई तो दे रहा है। सारे वीडियो आ रहे हैं, अब इसमें क्या कांग्रेस तोड़ रही है, क्या कोई तोड़ेगा, सारा स्पष्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक में मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया है जो गृह मंत्रालय के अंडर काम करेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर जिसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला ये मल्टी एजेंसी सेंटर यानी MAC गृह मंत्रालय के कंट्रोल में काम करेगा। इस मल्टी एजेंसी सेंटर में इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एनालिसिस विंग, अर्धसैनिक बलों के इंटेलिजेंस यूनिट और देश भर के पुलिस की खुफिया विभाग तालमेल के साथ काम करेंगे। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना भी की है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया, जिस पर अमित शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक, देश की सूचना एजेंसियां और तीनों सेनाओं की मारक क्षमता का प्रतीक। तो ये वो मल्टी एजेंसी सेंटर जिसका उद्घाटन किया गया है। देश का सबसे आधुनिक और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, जो दुश्मन के ड्रोन मिसाइल्स को रोकने में बेहद कारगर साबित हुआ। 9 और 10 मई की रात जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य और नागरिक इलाकों पर मिसाइल से, ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, तब यही आकाश तीर सिस्टम इसने सभी पाकिस्तानी मिसाइल्स को, ड्रोन्स को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही नेस्त नाबूद कर दिया। आसमान से धू धू कर जलकर गिरते पाकिस्तानी ड्रोन्स की तस्वीर तो आपने देखी होंगी। पाकिस्तान के हर हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। अब आपको बता दें कि उसके पीछे जिस ताकत का हाथ था वो है आकाश तीर। आकाश तीर खुद ब खुद दुश्मन के विमानों, ड्रोन या मिसाइल को पहचानता है और उनका पीछा करता है, तुरंत हमला कर उन्हें गिरा देता है। यह सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटिक है, यानी इसमें इंसान की जरूरत बहुत कम है और सब कुछ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के जरिए होता है। यह सिस्टम सेना के कंट्रोल रूम, रडार और एयर डिफेंस गन को एक साथ जोड़ता है, जिससे सबको एक जैसी और रियल टाइम जानकारी मिलती है। आकाश तीर कई रडार और सेंसर से डेटा लेकर खुद ब खुद फैसला करता है कि किस खतरे को कैसे और कब जवाब देना है। ये सिस्टम मोबाइल है, यानी गाड़ियों पर लगाया जा सकता है और कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें 3D रडार, हल्के रडार और आकाश मिसाइल सिस्टम के रडार शामिल हैं। भारत अब उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास पूरी तरह ऑटोमेटेड और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर ने दिखा दिया कि वो दुनिया के किसी भी सिस्टम से तेज देख सकता है, फैसला ले सकता है और हमला कर सकता है। पाकिस्तान आकाश तीर के हमलों से बच नहीं पाया और उसे मुंह की खानी पड़ी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां शादरा इलाके में एक 4 मंजिला इमारत झुक गई है और इसके बाद MCD के अधिकारियों ने बिल्डिंग को खाली करने को कहा है और बिल्डिंग के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है जिसमें बिल्डिंग को अनफिट बताया गया है। तंग गली में इस इमारत से कभी भी हादसा हो सकता है।
पूरी बिल्डिंग एक तरफ झुक गई। इस तस्वीर को देखिए, कभी ये बिल्डिंग बगल की बिल्डिंग से सटी थी, लेकिन झुकते झुकते पूरी तरह अलग हो गई। शाहदरा के बिहारी कॉलोनी की गली नंबर 14 में 45 गज जमीन पर ये इमारत है। किराए पर लोग रहते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक 4 महीने से बिल्डिंग झुक रही है। हाल ही में बिल्डिंग और भी ज्यादा झुक गई तो पुलिस, एमसीडी समेत प्रशासन एक्टिव हुआ। घर खाली करने का नोटिस बिल्डिंग के बाहर चिपका दिया। खाली कर दो, ये खाली कर दो, गिर जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग का निर्माण करीब 15 साल पहले हुआ था। झुकी हुई इमारत को अस्थायी रूप से सहारा देने के लिए बल्लियां भी लगा दी गई है। और राजधानी दिल्ली में एक केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उससे निकलने वाली लपटें, काला धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में लगी भयंकर आग की जो तस्वीरें दिखी वो दिल दहलाने वाली थी। केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग की लपटें और धुएं ने दिल्ली के मुंडका इलाके में आसमान को काला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। सुबह जो तस्वीरें सामने आई वो बताने के लिए काफी है कि आग से कितनी तबाही हुई। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी है। जो भी सामान दिखा वो आग की चपेट में आकर बर्बाद हो गया। बिहार आपको लेकर चलेंगे। खबर राजधानी पटना से है। यहाँ एक पॉश इलाका और इस पॉश इलाके में मर्डर हो गया, जिससे सनसनी मच गई। पटना के एसकेपुरी इलाके में पहले एक युवती की बेरहमी से हत्या की गई। कातिल ने 27 साल की संजना पर चाकू से कई वार किए और उसके बाद संजना के मुंह में गैस की पाइप डालकर आग लगा दी। जानकारी के अनुसार मृतका की सचिवालय में नौकरी लग गई थी। अगले महीने उसकी ज्वाइनिंग थी। लड़की का भाई बिहार पुलिस में दरोगा बना है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जिसमें एक संदिग्ध देखा गया है। पटना में बड़ी वारदात हुई है। एसकेपुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी के इसी मकान में एक युवती की नृशंस हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, पहले उसके शरीर पर चाकू से कई वार किए गए, फिर घरेलू सिलेंडर का पाइप मुंह में डालकर आग लगा दी गई। लड़की मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी। 27 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। सचिवालय में नौकरी हो गई थी। 5 जून से ज्वाइनिंग थी। घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कानून व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में है। देखिए, यहाँ पे घर में चीख पुकार मची हुई है। परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतका की माँ यहाँ नजर आ रही है। यहाँ पर पिता भी है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आप लोग मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। कैसे क्या कुछ हुआ, कैसे आपको जानकारी मिली? कल शाम में अरुण कुमार सिंह पत्रकार मेरे दरवाजे पर आए और ब्रजेश कुमार सिंह बोले जो आपका बचिया पटना में रहती है, उनके यहाँ संजना कुमारी, तो गैस सिलेंडर से एक्सीडेंट हो गया। से आप लोग जाके देखिए। एक्सीडेंट हो गया कि हत्या हो गई? हत्या हो गई। हाँ। मतलब कि वही जाके देखिए आप लोग। तो हम लोग गाड़ी भाड़ा करके आए, यहाँ पर देखे तो पूरा गैस सिलेंडर, उसको पूरा देह जला हुआ है, गर्दन कटा हुआ है, नस कटा हुआ है। मतलब इसमें 4-5 आदमी का काम है, एक आदमी का काम है। तो तल्ला को लगता है चाकू से वार किया गया, फिर गैस पाइप मुंह में लगा डाल के आग लगा दी गई। मुंह डाल के एकदम जलाया गया, पूरा बुरी तरह से जला हुआ है, गर्दन हल्का सा कटा हुआ है। इसी पर शक है आप लोगों को। एक सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो एक संदिग्ध व्यक्ति बाहर निकलता हुआ देखा गया है। शक है किसी पे आपको? वही बोल रहा, संदिग्ध का नाम सूरज कुमार है। अच्छा, तो उसी पर शक है। हम वो कौन है? ये वो बाजी का तरफ का है, सुनते हैं। कहाँ का है? बाजी। हमें अच्छा, घटना का कारण क्या आपको लग रहा है? हमको तो लगता है ये हत्या है, जानबूझ के दुश्मनी निकालने का। इसी से आपकी दुश्मनी है? दुश्मनी हमको ये है जो हमारा बेटा जब से दरोगा बना है, कुछ लोग लगा हुआ है हमारे फेर में कि कैसे इसका बेटा दरोगा बन गया। इससे भी दुश्मनी हो सकता है और कुछ हमारा बचिया के भी दुश्मनी हो सकता है। अच्छा, आपके बेटा प्रशिक्षु दरोगा है ना? हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? अब तक तो कोई पकड़ा नहीं गया है। हाँ, हमने इसका इंसाफ, हमारा दे प्रशासन इंसाफ करेगा, हत्यारे को जल्दी से जल्दी पकड़े। जी, बहुत ही दुखद घटना है। क्या आपको किसी पे शक है?
कुछ कहना चाहेंगे? क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? बिहार हिल गया ये जो ऐसा किया उसको फांसी का सजा होना चाहिए। बड़ी बेटी बहुत बुले आते पढ़ने में, सचिवालय में 5 तारीख का ज्वाइनिंग था उसका। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली और आप लोग आई तो यहाँ क्या देखें? बुरी तरह से उसका पूरा तरह से मर्डर है, प्लानिंग के साथ हुआ है। देखने से ही लगता है एक आदमी का काम नहीं है, बहुत सारा आदमी मिलके किया है। पूरे एकदम इतना 4 साल से पटना में थी, 3 साल हॉस्टल में रही है। बहुत आपको घटना का कारण क्या लग रहा है? क्या हम बताएं क्या लगा। 4 रोज रह के गए, खूब खुश थी, अब को समस्या कुछ नहीं बताई। 4 रोज घुमा फिरा किया हमको खूब ज्यादा। अब तक किसी की गिरफ्तारी भी इस मामले में नहीं हुई है। CCTV में है। एक संदिग्ध व्यक्ति बाहर निकलता दिख रहा है, वो कौन है, क्या नाम है? वही नाम उस पर आ रहा है, सूरज है, सूरज कुमार। उसका फुटेज में उसका नहीं जानते हैं आप लोग को? जी, जो CCTV में निकला है वो कौन है, वो यहाँ क्यों आया, तो कुछ जानकारी मिली? वो कौन है? आपकी जो बेटी थी उनका मित्र था, कौन था सहकर्मी? नहीं मालूम है, लेकिन इंस्टाग्राम पर देख के बताया कि मेरा लड़का से पूछिए, कहीं होगा उसका कहीं भी सुराग, लेकिन नहीं मालूम है सर। जिस तरह से नृशंस हत्या हुई है राजधानी पटना में, एक रोज 8-10 रोज पहले एक ठो लड़का हमसे पूछने आया, कुछ है, कुछ मेरा बेटा दरोगा बना हो सकता है, इसके रंजिश से ही मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है कोई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।